हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुंबई शहर में एक गरीब मंजू अपनी 9 साल की बेटी विधि के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी, जो समुद्र के पास ही था। मंजू और विधि दोनों रोज सुबह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास मिसल पाव के ठेला लगाकर मिसल पाव बेचा करते थे। मुंबई की आन बान शान मिसल पाव 10 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट, मसालेदार चटकेदार मिसल चिवड़ा के साथ और 2 प्लेट पर 4 पाव फ्री। मिसल पाव, मिसल पाव। आई, ये लो, मैंने प्याज काट दिए हैं। अब इन पाव की ऐसे लड़ियों को अलग अलग करती हूँ। विधि अपनी माँ की खूब मदद करती। मंजू के हाथ की बनी मिसल पाव सभी ग्राहकों को बहुत पसंद आती और सभी उसकी खूब प्रशंसा करते। अरे बहुत खूब, बोले तो एक नंबर मिसाल पाव है। ओह मंजू काकी, मुझे ना थोड़ा और रासा दे दो और थोड़ी सेब भी डाल दो। आई शपथ, आपके ठेले के मिसल का तो कोई जवाब ही नहीं। काकी, हाँ जरा 2 पाव दे दो, कितना भी खाओ मन ही नहीं भर रहा। खूब छान, खूब छान। मंजू मिसल पाव बेचकर दिन भर में अच्छे खासे पैसे कमा लेती, जिससे वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालती। दरअसल मंजू का पति जयंत एक शराबी था, जो मंजू को खूब मारता और उसके संग ठीक से पेश नहीं आता। कुछ सालों बाद उसने दूसरी औरत से शादी कर ली और मंजू ने अकेले ही विधि को पाला। मंजू को हमेशा इस बात का गम होता कि वो अपनी विधि को स्कूल नहीं भेज पाई। मुझे माफ करना विधि भला, मैं तुम्हें कभी स्कूल में नहीं भेज पाई, लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी मैंने पैसे इकट्ठा कर दिए हैं। अगले महीने में ही मैं तुम्हारा एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा दूंगी, फिर तुम भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ना लिखना। ये मैं बहुत खुश हूँ आई, आखिरकार मैं पढ़ूंगी, बहुत मजा आएगा। वो ब्रिज के पास वाले स्कूल के बच्चे, मैं भी उनकी तरह वो सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहनूंगी, काले काले चमकीले जूते पहनूंगी, गले में वो लटकने वाली टाई पहनूंगी, बैग पहनूंगी, किताब में लिखूंगी। कितना अच्छा होगा ना सब कुछ आई। हाँ बिटिया, गणपति बप्पा की कृपा से सब कुछ ही सही हो रहा है। देव बप्पा करे सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। लेकिन बेचारी विधि इस बात से अनजान थी कि उसका और उसकी माँ के साथ बस अब कुछ दिनों तक का ही था। कुछ दिनों बाद एक रात, अरे देवा, मैंने कल के लिए रॉकेल तो लाया ही नहीं। ए रॉकेल के बिना स्टोव कैसे चलेगा? मिसल पाव बेचने ही 7 बजे निकलना पड़ता है। अब मुझे अभी जाना होगा। लेकिन आई, आप इस वक्त कहाँ से लाओगी रॉकेल? रात के 11 बज रहे हैं, आपको इस वक्त कहीं पर भी रॉकेल नहीं मिलेगा। नहीं विधि, वो चांदनी होटल के पास वाले मार्केट में सुधा वाहिनी बैठी है रात के 11:30 बजे तक रॉकेल बेचने। मैं उन्हीं से लाऊंगी। तू यहीं पर रहना, दरवाजा बंद करके जा रही हूँ, हाँ? ध्यान रखना, हाँ बाला। लेकिन आई, मत जाओ ना। बाला, कल क्या करेंगे फिर? तुझे तो पता है ना, सुबह सुबह गेटवे पर कितने लोग आते हैं मिसल पाव खाने। हाँ, मुझे जाने दे बेटा, मत रोक, वरना कल वांदे हो जाएंगे अपने। ठीक है आई, संभल कर जाओ। मंजू विधि के गले लगती है और घर से बाहर निकलती है। वो रात के समय सड़क से गुजर रही होती है। आज इस सड़क पर एक गाड़ी भी नहीं है। चलो अच्छा है, बस बप्पा करे वो सुधा वाहिनी वहीं पर हो, ताकि मैं रॉकेल ले सकूं। मंजू जा ही रही होती है कि उसे अंधेरे में तेजी से एक ट्रक आती है और मंजू को ठोक कर निकल जाती है। मंजू उस सड़क पर खून से लथपथ होकर पड़ी रहती है। 11 से 1 बज जाते हैं, लेकिन अब तक मंजू ना आने पर विधि का जी बहुत घबराने लगता है। हे गनु बप्पा, आई अभी तक नहीं आई। पता नहीं इतनी देर कैसे लग गई है उन्हें। 2 घंटे हो गए अब तो। मुझे ही जाकर देखना होगा। लेकिन आई ने तो दरवाजा बाहर से बंद किया है। एक काम करती हूँ, खिड़की से बाहर जाती हूँ। विधि खिड़की से बाहर निकलती है और उसी रास्ते से होकर जाने लगती है जहाँ से मंजू गई होती है। लेकिन जब वो अपनी माँ को खून से लथपथ सड़क पर देखती है, तभी उसकी जान निकल जाती है। आई! आई! ये आपको क्या हो गया? आई! आई! उठो ना आई! आई! कोई है? मेरी मदद कीजिए, मेरी आई! आई! आंखें खोलो ना आई!
विधि को पास में ही एक लारी दिखती है। वो अपनी आई को उस लारी पर रखकर उसे धक्का मार मार कर हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर विधि से कहते हैं, विधि, बेटा आपकी आई कोमा में जा चुकी है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आई, डॉक्टर मेरी आई वापस ठीक हो जाएंगी ना? बोलो ना डॉक्टर, बोलो ना। मैं आपको झूठी आस नहीं दे सकता बेटा। आपकी आई बच भी सकती है और नहीं भी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी सब ऊपर वाले के हाथों में है। विधि, ये लो, इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दो और जल्दी से 20,000 रुपए भर दो। 20,000 रुपए? ठीक है नर्स ताई, कोई बात नहीं, मैं अभी घर जाकर पैसे लाती हूँ, पर आप मेरी आई को बचा लो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ नर्स ताई। विधि घर जाकर अलमारी से वो पैसे निकालती है जो मंजू ने विधि के स्कूल एडमिशन के लिए इकट्ठा किए थे। एक पल के लिए भी बिना सोचे विधि उन पैसों को हॉस्पिटल में जमा कर देती है। विधि हर एक सेकंड गणपति बप्पा की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती है, हे गणु बप्पा, मेरी आई को बचा लो ना, मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी मंजू नहीं बच पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। विधि दहाड़े मारते हुए रोती है, मत जाओ मुझे छोड़कर, आई आंखें खोलो ना, आई आपकी विधि अब इस दुनिया में कैसे रहेगी? आई विधि के लिए मंजू के बिना जीना अब बहुत कठिन हो चुका था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर विधि अपनी आई की तरह मिसल पाव बेचने जाती है। वो अपने हाथों से मिसल पाव बनाती है और अब खुद ही अकेले अपना जीवन यापन करने लगती है। अरे विधि, तुम्हारे आई के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बात कहूँ, तुम्हारे हाथों का बना मिसाल पाव बिल्कुल मंजू काकी की तरह ही है। हाँ विधि, तुम चिंता मत करो, यूं ही मेहनत करते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मंजू के चेहरे की मुस्कान तो मानो खो सी गई थी। वो दिन भर मिसल पाव बेचती और रात को जब वो घर लौटती तभी अपनी आई की तस्वीर को सीने से लगाकर वो फूट फूट कर रोती। एक दिन विधि के मिसल पाव ठेले पर आकर्ष और नीता नामक पति पत्नी आते हैं, जिन्हें विधि के हाथ की मिसल पाव बहुत पसंद आती है। घर जाने के बाद, आकर्ष, उस मिसल पाव वाली लड़की के बारे में मैंने 2 लोगों से सुना। वो उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, बेचारी अकेली रहती है। आज उसे देखकर मुझे एक अलग सी फीलिंग महसूस हुई, एक अलग सा कनेक्शन। हाँ नीता, मुझे भी। क्यों ना हम ऑर्फनेज में जाने की जगह उसी सुंदर सी फूल सी मासूम गरीब मिसल पाव वाली बच्ची को गोद ले लें। हाँ आकर्ष, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। हम कल ही जाकर उसे अपने साथ ले आएंगे। हाँ, नीता और आकर्ष दोनों ने एक एक्सीडेंट में अपनी 6 साल की बेटी रानी को खो दिया था और उस एक्सीडेंट के कारण नीता बांझ हो गई, जिसके बाद वो बच्चा नहीं पैदा कर पाई। और अब नीता और आकर्ष दोनों विधि को गोद लेने का फैसला लेते हैं। अगले दिन जब वो दोनों विधि के ठेले के पास जाते हैं तभी देखते हैं कि कुछ गुंडे विधि को परेशान कर रहे हैं। अरे ज्यादा शानी मत बन, चल जल्दी से अपने सारे पैसे हमें दे दे, वरना बहुत बुरा होगा, कह दे रहा हूँ। अरे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। दोनों गुंडे विधि को मारने जाते हैं कि तभी आकर्ष वहां पर आकर उन दोनों को पीटने लगता है और विधि घबराकर नीता के गले लग जाती है। दोनों विधि को बचा लेते हैं। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आती है और उन दोनों गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है। इसके बाद आकर्ष और नीता विधि को गोद लेते हैं और विधि भी खुशी खुशी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो अपनी आई को कभी नहीं भूलती और रोज उसकी तस्वीर लेकर ही सोती है। अमित और संजय दोनों भाई एक ही घर में अपने बीवी बच्चों और बूढ़ी माँ नीलिमा के साथ रहा करते। छोटा भाई अमित अपनी बीवी कविता और छोटे बेटे वंश के साथ रहता। वहीं बड़ा भाई संजय अपनी बीवी अनामिका और छोटे बेटे मोनू और छोटी बेटी चिंकी के साथ रहता। संजय एक अच्छी पोस्ट वाली नौकरी पर था, वहीं उसका छोटा भाई अमित नौकरी की तलाश कर रहा था, क्योंकि वो जिस कंपनी में काम करता था वो अब बंद हो चुकी थी। घर का सारा खर्चा संजय के कंधों पर आ चुका था।
जिसके चलते जेठानी अनामिका, अमित, उसकी बीवी कविता और बेटे वंश संग अच्छे से पेश नहीं आती। ए वंश, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोनू और चिंकी की टॉफी खाने की? कविता, तुम्हें अपने बेटे को संभालना नहीं आता क्या? लेकिन जेठानी जी। अरे तुम्हें पता भी है वो टॉफी कितने की है? अरे मेरे पति संजय उसे दुबई से लेकर आए हैं, दुबई से, और तुम्हारे इस बेवकूफ बेटे ने गटक लिया उन टॉफीज को, बेशरम कहीं का। चौली ताई जी, चौली। तभी वहां पर सास नीलिमा आती हैं। क्या हुआ अनामिका, क्यों इतना तिल मिला रही है? क्यों बेवजह अपने सर के कीड़े दौड़ा रही है? अरे बच्चा है, मन किया तो खा लिया होगा उसने। एक टॉफी ही तो है, भूख लगी होगी उसको। माँ जी, आपको नहीं पता, ये कविता और इसका पति अमित, ये दोनों मिलकर बस ड्रामे कर रहे हैं। 1 महीना होने को आया है, लेकिन अभी तक अमित को नौकरी नहीं मिली है। बताओ इन्हें क्या है? ये तो संजय के पैसों से अपनी भूख मिटा रहे हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। हाँ। अरे अरे अनामिका, चुप हो जा भाई, ये तू क्या कह रही है? क्यों चुप रहूं? सच कड़वा होता है। मैंने और मेरे पति ने इनका क्या ठेका ले रखा है जो इन्हें संभाले बैठे हैं? हमारे कंधों पर हमारे बेटे बेटी की भी जिम्मेदारी है। अनामिका कविता, वंश और अमित संग ठीक से बर्ताव नहीं करती। कभी कभी तो जानबूझकर खाना गली के कुत्तों को दे देती ताकि वो तीनों भूखे सोएं। फिर एक दिन, कविता बहू, आज हमें मंदिर में प्रसाद भेजना है। आज मंगलवार है ना, तुम बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाती हो ना, तो फिर तुम 5 प्रकार की अलग अलग मिठाइयाँ बना देना बहू। शाम तक का समय है हमारे पास। ठीक है माँ जी। माँ जी, वो वंश और अमित जी को देसी घी के बने मोतीचूर के लड्डू भी बहुत पसंद है, वो भी बना दो, उन्हें बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ बहू, बना दो, कोई हर्ज नहीं। तभी गुस्से से आग बबूला होकर क्रूर अनामिका वहां आकर बोलती है। कोई हर्ज नहीं मतलब? हैं माँ जी, मिठाइयाँ सिर्फ मंदिर के लिए बनेंगी, अमित और वंश के लिए मिश्री का एक दाना भी जाया नहीं होगा। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अरे तुम लोगों को कुछ लाजवाज है कि नहीं है? अमित ऐसे कब तक अपने बड़े भाई के पैसों पर जिएगा? रोज इंटरव्यूज को जाता है, फिर भी अभी तक नौकरी पक्की नहीं हुई। कमाल है। दरवाजे पर आया हुआ अमित ये सब सुन लेता है और वो गुस्से से अनामिका को बोलता है। बस भाभी बस, और कितना सुनाएंगी आप मेरी बीवी बच्चे को? शर्म तो आपको होनी चाहिए। अगर इतनी ही मिर्ची लग रही है ना, तो उठाओ अपना सामान और चलते बनो यहाँ से। देखिए संजू भैया, भाभी क्या बोल रही हैं? अरे सही तो कह रही हैं अनामिका, बस बहुत संभाल लिया मैंने तुझे, तेरी बीवी और तेरे बेटे को। अब तू अपनी बीवी बेटे को लेकर निकल जाए इस घर से। अब हम तुम्हें और नहीं संभाल सकते। तुम लोगों के खाने पीने का खर्च भी नहीं उठा सकते। अगले महीने हमें विदेश घूमने भी जाना है। लेकिन संजू भैया। संजय और अनामिका अमित, कविता और वंश को घर से बाहर निकाल देते हैं। नीलिमा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनामिका और संजय उसे ही रोक लेते हैं। ये तुम दोनों ने क्या कर दिया संजू, अनामिका? अब वो तीनों कहाँ जाएंगे? अरे अमित के पास तो पैसे भी नहीं हैं, पता नहीं कैसे गुजारा करेंगे वो लोग अपना। ये तुम दोनों ने बहुत गलत किया, बहुत गलत। ठंड का मौसम था, बाहर बर्फबारी भी हो रही थी। इस मौसम में ठिठुरते हुए अमित, वंश और कविता सड़क के एक कोने में बैठ जाते हैं और अलाव जलाते हैं। पापा, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को ला दो ना पापा। वंश बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त कैसे करूं? वंश बेटा, वो दरअसल। तुम चिंता मत करो बेटा, पापा अभी आए कुछ खाने को लेकर बेटा। हाँ। अमित देर रात को पूरे गांव की गलियों में घूमता है और किसी खाने की दुकान की तलाश करता है जहां से वो वंश के लिए कुछ उधार ले सके। लेकिन इतनी रात हो चुकी होती है कि गांव में कुछ भी खुला नहीं होता। तभी अमित को कूड़ेदान में खाने के फूड पैकेट्स दिखाई देते हैं। ये दोनों फूड पैकेट्स तो अच्छे हैं, फिर भी इन्हें कचरे में फेंक दिया है। अन्न का असली मोल तो सिर्फ एक गरीब भूखा ही समझ सकता है। ये तीसरा फूड पैकेट तो खुला ही फेंक दिया है। इसे मैं खाता हूं और ये दोनों अच्छे वाले वंश और कविता को देता हूं।
अमित अच्छे वाले फूड पैकेट्स कविता और वंश को देता है और खराब वाला खुद खाता है। ठंड का प्रकोप बढ़ते जाता है। तीनों ही रोजाना यूं ही डर डर कर गांव में भटकने लगते हैं। दिन में अपनी भूख पूरी ना होने के कारण कविता को चक्कर आने लगते हैं। तभी अमित जी मेरा सर बहुत भारी सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। कविता, तुम्हारी भूख पूरी नहीं हुई है, पेट में अन्न का निवाला नहीं है, इसलिए तुम्हें चक्कर आने जैसा महसूस हो रहा है। रुको कविता, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। वंश बेटा तब तक माँ का ध्यान रखो, मैं अभी आया। जी पापा। अमित नदी के पास जाता है और वहां नदी से श्राद्ध के फल निकालता है और उन्हें ही कविता को खिलाता है। कविता को फल खाकर अच्छा लगता है। शाम के समय जब वो तीनों यूं ही एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं कि तभी उन्हें झाड़ियों में एक बीमार और थकी हुई गाय दिखाई देती है। लगता है ये गाय भी हमारी तरह भूखी है। माँ, पापा, क्यों ना हम इसकी भूख मिटाकर इसकी सेवा करें? वहाँ देखो, घास फूस भी है। हाँ वंश बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें हमेशा बेजुबान जानवरों की मदद करनी चाहिए और उन्हें खाना देना चाहिए, क्योंकि जब इंसानों को भूख लगती है तभी वो अपनी जुबान से बोलकर मांग लेते हैं, लेकिन इन बेचारे बेजुबान जानवरों को तो वो भी करना नहीं आता। अमित, कविता और वंश तीनों ही उस गाय को चारा देते हैं, जिसे खाने के बाद वो अपने मुंह से सोने के सिक्के उगलने लगती है और ये दृश्य देखकर तीनों चकित रह जाते हैं। अरे ये क्या, ये गाय तो सोने के सिक्के उगल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। मैं एक जादुई गाय हूँ और मेरा कितना भी दूध ले लो, मैं दूध देना कभी खत्म नहीं करती। मैं 1 मिनट में पूरी नदी भर जाए इतना दूध दे सकती हूँ। बस तुम्हें मुझे दिन में 2 बार भरपेट चारा देना होगा। सच? ये वाकई में मुमकिन हो सकता है? वाह, ये तो चमत्कार हो गया माँ पापा। अरे वाह, धन्यवाद जादुई गाय, आपका खूब खूब आभार। आपको हम बता भी नहीं सकते कि आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। अमित अब उस जादुई गाय के सहारे गांव में एक डेयरी खोलता है और वहां पर दूध के सारे पदार्थ बेचता है। वो कुछ ही दिनों में गांव में मशहूर हो जाता है और अच्छे खासे पैसे कमाकर वो कविता और वंश के साथ रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।